शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज दोस्तों बहुत ही शानदार दिन है। आज टीचर्स डे है और संपूर्ण भारत में इस दिवस को बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग मनाते हैं। मेरे तरफ से आप लोगों को एक बहुत शानदार संदेश यही है कि जीवन में कभी न डरिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। थोड़ा बहुत कभी न कभी जैसे रास्ते में ब्रेकर मिलते हैं तो गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीरे हो जाती है, तो उसको बड़े ही अच्छे तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा और फिर उसके बाद अपने रफ्तार को तेजी से बढ़ा देना है। कभी भी आपको अगर निराशा मिलती है, कभी आपको लगता है कि मुझे लक्ष्य के प्रति थोड़ा असंतोष उत्पन्न हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ मटेरियल का अभाव है, आपको लग रहा है कि मेरे पास गाइडेंस का अभाव है, तो जरूर आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। आपको आपका साथ कोई छोड़ सकता है, लेकिन मैं जो है आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आपको हमेशा मेरा उद्देश्य ही रहा है कि मैं 10 ही लोगों को हेल्प करूं, लेकिन उनको बेहतर तरीके से हेल्प कर सकूं, यही मेरा उद्देश्य है और इसी के साथ मैं हमेशा कार्य करता हूं। और जो मुझसे जुड़े हैं वह मुझे भली भांति जानते हैं कि कोई साथ छोड़ सकता है, लेकिन विपेश तिवारी जो है वो कभी भी साथ छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करें। दोस्तों, मैं आप लोगों को समाज शास्त्र वैकल्पिक विषय पढ़ा रहा हूं। जितना मेरा प्रयास रहता है मैं इस विषय को आपको सरलतम रूप बनाकर परोसने की कोशिश करता हूं और मैं यह चीज़ बिल्कुल आज मुझे अच्छा भी लगा। कई लोगों का कमेंट आया और उन्होंने मुझे समाज शास्त्र के प्रति अपना जो एक व्यू होता है उन्होंने दिया और बड़ा खुशी हुई कि मैं समाज शास्त्र में एक बेहतर कार्य कर रहा हूं और आप लोगों के लिए हमेशा इस विषय को लगातार सरल बना रहा हूं। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर की जो समाज शास्त्र वैकल्पिक विषय से संबंधित करंट अफेयर है उसकी चिंता बिल्कुल कतई मत करिएगा। मैं उन क्लासेस को यहां पर जरूर लेता रहूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को फिर से थोड़ा बहुत रिवीजन इसलिए करा देता हूं ताकि आप लोगों हर एक चीज से एकदम जुड़े रहें, सिलेबस आपकी जबान पर रट जाए। इसी उद्देश्य से मैं कार्य करता रहता हूं। यूनिट फर्स्ट आप लोगों का खत्म हो चुका है, तो यूनिट फर्स्ट की आज चर्चा नहीं कर रहा हूं। थोड़ा सा यूनिट फोर्थ में आपको बता देता हूं कि जो मेरा यूनिट फोर्थ में आप लोगों को जो यूपीएससी है उसने सिलेबस में 6 थिंग कर दिया है। एक कार्ल मार्क्स, जल्दी से जल्दी मैं आपको सारा सिलेबस फिर से बता देता हूं। एक कार्ल मार्क्स, 1 मिनट, एक कार्ल मार्क्स आपको दिया गया है। कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है उसने दिया है ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, उत्पादन की विधा, सामाजिक स्तरीकरण, अलगाववाद, वर्ग संघर्ष। ये यूपीएससी ने कार्ल मार्क्स पे दिया है। सारा टॉपिक खत्म हो गया है। फिर उसके बाद यूपीएससी ने सिलेबस में वेबर पर दिया है समाजशास्त्र की विषय वस्तु अर्थात की सामाजिक क्रिया, समाजशास्त्र की पद्धति जिसमें 4 है। फिर उसके बाद आपका शक्ति एवं सत्ता सिद्धांत, फिर उसके बाद आपका दिया है टॉपिक में और आपका टॉपिक में दिया है अधिकारी तंत्र,
प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना। फिर उसके बाद आपका एक टॉपिक त्रिपक्षीय सिद्धांत, अर्थात कि सामाजिक स्तरीकरण का त्रिपक्षीय सिद्धांत, जिसमें कार्ल मार्क्स की आलोचना की। ये भी टॉपिक आपका खत्म। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट किया हूं दुर्खिम। दुर्खिम पे जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है वह आपका सिलेबस दिया है, पहले स्थान पर यूपीएससी ने क्या सिलेबस दिया है, जहां पर हमने आपको बताया श्रम विभाजन, जिसको मैं अभी पढ़ा रहा हूं। अब मैं इसी टॉपिक पे आऊंगा। फिर उसके बाद टॉपिक दिया है सामाजिक तथ्य, जैसे वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक क्रिया बोला, वैसे दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक तथ्य बोला। इन दोनों की तुलना करके प्रश्न पूछ सकता है। श्रम विभाजन, सामाजिक तथ्य, आपका धर्म एवं समाज पर इनका टॉपिक है, धर्म एवं समाज। फिर उसके बाद आपका आत्महत्या, ये यूपीएससी ने सिलेबस दिया है, आत्महत्या। फिर आपके एक थिंकर स्टार्ट होंगे मीड। फिर इसके बाद मीड स्टार्ट होंगे। मीड के लिए क्या सिलेबस दिया है यूपीएससी ने, आत्म एवं तादात्म्य, आत्म एवं तादात्म्य। इसके दुर्खिम के बाद जस्ट यही स्टार्ट होगा, आत्म एवं तादात्म्य। फिर उसके बाद यूपीएससी ने आपको पार्सन्स, सभी लोग सिलेबस को वॉच करते चलिए। सिलेबस में वॉच करने में कोई भी कमी न करिए। इसमें एक टॉपिक दिया है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। फिर उसके बाद प्रतिरूप, फिर उसके बाद परिवर्त। ये आपका टॉपिक है, ठीक है, ये पार्सन्स पे। और फिर उसके बाद आपको मर्टन पे टॉपिक दिया गया है, किस पे, मर्टन, मर्टन, ठीक है। फिर उसके बाद मैं मर्टन ही स्टार्ट करूंगा आपका। इसमें दिया है अव्यक्त, अव्यक्त तथा अभिव्यक्त प्रकार्य, अभिव्यक्त प्रकार्य। ये आपका यूपीएससी ने फर्स्ट टॉपिक दिया, क्या, अव्यक्त तथा अभिव्यक्त प्रकार्य। फिर उसके बाद अनिरूपकता, अनिरूपकता, रूपता एवं विषमान्यता। और फिर एक टॉपिक दिया है संदर्भ समूह। इस संदर्भ समूह को जब मैं आपको बताऊंगा तो इसी में साइमन के भी थॉट को ऐड करूंगा, क्योंकि उससे भी जोड़कर आपका प्रश्न पूछ लेता है। तो ये यूपीएससी ने 6 आपको थिंकर के सिलेबस दिए हैं। इन थिंकर के सिलेबस पर मैं लगातार आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है। तो ये थिंकर खत्म होने के बाद कुछ आपके एक्स्ट्रा थिंकर है जो यूपी पीएससी लेवल के हैं, बिहार पीएससी लेवल के हैं, तो उन थिंकरों को भी पढ़ा दूंगा। लेकिन कभी कभी उन थिंकर का भी यूपीएससी में प्रश्न आ जाता है, तो आपका सभी जगह यह काम देगा, ठीक है। तो दुर्खिम पे हमने आपको स्टार्ट किया है। दुर्खिम का कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है आप लोगों को, दुर्खिम पे अभी हमने आपको बताया कि दुर्खिम का सिलेबस में क्या क्या दिया है, याद कर लीजिए। इसमें बिल्कुल छोड़िए मत, सिलेबस याद रहेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि चीजें हमको पता है। श्रम विभाजन, ठीक है, श्रम विभाजन, इसमें आपको एक नाम दिखाई दिया होगा श्रम विभाजन में, कौन, एडम स्मिथ, जिन्होंने श्रम विभाजन शब्द को दिया, ठीक है, कौन, एडम स्मिथ। तो भूलिएगा मत बिल्कुल, ठीक है। इसमें इन सब चीजों को याद किए रहिए। फिर उसके बाद दुर्खिम ने क्या दिया, मैंने सब पे चर्चा कर लिया हूं। आज मैं बताऊंगा कि उन्होंने मानव समाज को कैसे 2 भागों में बांटा, ठीक है। तो श्रम विभाजन, फिर उसके बाद आपका टॉपिक दिया है सामाजिक तथ्य, ठीक है। तो इन सबको एकदम रट लीजिए, सामाजिक तथ्य, सामाजिक तथ्य।
एकदम रट डालिए, सामाजिक तथ्य। फिर उसके बाद आत्महत्या, आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? दुर्खिम ने। और फिर उसके बाद मैं जानूंगा धर्म एवं समाज, यहाँ पर टोटेमवाद को बहुत डिटेल में हम लोग जानेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये 4 सिलेबस अब आपको याद रहना चाहिए, कभी भूलिएगा मत, ठीक है? ठीक है, कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक आगे चला जाए? चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, दुर्खिम को समझते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि जो ये समाज में श्रम विभाजन है, दुर्खिम द्वारा रचित एक पुस्तक नहीं था, अपितु एक प्रकाशित क्या शोध पत्र था। अब उन्होंने एडम स्मिथ के बातों की आलोचना की और आलोचना करने के बाद उन्होंने अपने तर्क दिया। अब यहां तक हम लोगों ने चर्चा कर चुका हूं। अब दुर्खिम साहब जो थे वह इस प्रक्रिया को अर्थात कि श्रम विभाजन की प्रक्रिया को समझाने के उद्देश्य से मानव समाज को दो भागों में क्या किया, दो प्रकारों में वर्गीकृत किया, ठीक है? तो हम लोग पिछले लेक्चर में जो चर्चा किए थे उससे आगे अब चल रहे हैं, ठीक है? तो दुर्खिम साहब ने श्रम विभाजन की प्रक्रिया को समझाने के उद्देश्य से मानव समाज को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया। अब हम लोग इन्हीं चीजों को समझेंगे, ठीक है? आप लोगों से मैंने डिटेल में चर्चा किया, ठीक है? तो जो दुर्खिम थे उनका बिल्कुल यह उद्देश्य नहीं था स्पष्ट करने का कि श्रम विभाजन औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया का क्या है, एक परिणाम है, अथवा कहें कि यह औद्योगिकीकरण का एक कारक है। उनका सिर्फ और सिर्फ मात्र यह उद्देश्य था समझाने का कि श्रम विभाजन जो है वह समाज में एकता को जन्म देता है, ठीक है? श्रम विभाजन के कारण समाज में एकता आती है। तो उस मतलब कि जो श्रम विभाजन के कारण समाज में एकता जन्म ले रही है, इसी प्रक्रिया को वह समझाने के उद्देश्य से क्या काम किए, मानव समाज को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया कि आखिरकार समाज में एकता, श्रम विभाजन समाज में एकता कैसे जन्म दे रही है। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने बांट दिया। एक था साधारण छोटा समाज, एक था आपका साधारण छोटा समाज, एक था वृहद आधुनिक औद्योगिक समाज। ठीक है, तो दुर्खिम महोदय साहब जो थे वह बताना चाहते थे कि श्रम विभाजन के कारण समाज में एकता कैसे जन्म लेती है, क्योंकि श्रम विभाजन जो है समाज में एकता को जन्म दे रही है। और इसी के उद्देश्य से दुर्खिम साहब ने क्या काम किया कि मैं इसको समझा दूं ताकि सभी लोग इसको अच्छी तरीके से समझ ले, और इसी उद्देश्य से उन्होंने मानव समाज को दो प्रकारों में वर्गीकृत कर दिया। अब जिसमें फर्स्ट है साधारण छोटा समाज, ठीक है, और दूसरा जो है वृहद आधुनिक औद्योगिक समाज। अब हम लोग समझते हैं कि साधारण छोटा समाज में क्या दुर्खिम जी कहना चाह रहे हैं, ठीक है? पहले हम लोग इसको जानेंगे और इसमें किस प्रकार की एकता जन्म ले रही है, और फिर उसके बाद वृहद आधुनिक औद्योगिक समाज को जानेंगे कि ये किस प्रकार की एकता जन्म दे रही है, ठीक है? तो आइए हम साधारण छोटा समाज को जानते हैं। शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि समाज कैसा है, साधारण है, सिंपल है ना।
और कैसा है स्वरूप में, तो स्वरूप में यह क्या है, छोटा भी है। ठीक है, देखिए समाज की क्वालिटी क्या है, साधारण है। ठीक है, तो ये शब्द से स्पष्ट हो गया। और स्वरूप में कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो दुर्खिम जी कहते हैं, दुर्खिम के अनुसार साधारण छोटे समाज में क्या होगी, जनसंख्या पॉपुलेशन कम होगी। जनसंख्या कम होती है। अब आप सोचो कि जनसंख्या कम होगी तो उपभोग जो है वह कम होगा, तो उपभोग भी कम होता है। और जो परिवार है, जो परिवार है वह उत्पादन एवं उपभोग दोनों की इकाई होता है। परिवार जो है वह उत्पादन एवं उपभोग दोनों की इकाई होता है। तो देखिए समझते चलिए। ठीक है, समाज कैसा है, स्वरूप में छोटा है, बहुत बड़ा समाज नहीं है, और क्वालिटी में क्या है, साधारण है, सिंपल है। तो साधारणतः जितने छोटा समाज होते हैं उसमें पॉपुलेशन, जनसंख्या कम होती है। जनसंख्या कम होगी तो उपभोग भी कम होगा। और छोटा समाज है तो उत्पादन भी स्वयं करेंगे, और वह उत्पादन इसलिए करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने उपभोग के उद्देश्य से, अधिशेष के उत्पादन के उद्देश्य से उनका उत्पादन नहीं होगा कि हम कुछ समय के लिए क्या काम करें, स्टॉक कर ले, भंडार कर ले उत्पादन करके। तो यहां पर जो उपभोग होगा, जो उत्पादन होगा वह सिर्फ और सिर्फ उपभोग के उद्देश्य से होगा। तो परिवार जो है वह उत्पादन एवं उपभोग दोनों की क्या हो गई, इकाई हो गई। ठीक है, आगे श्रम विभाजन देखिए श्रम विभाजन क्या होगा, यहां पर साधारण होता है। श्रम विभाजन कैसा होगा, साधारण होता है, क्योंकि यह कार्य के विशेषीकरण पर आधारित नहीं होता है। विशेषीकरण पर आधारित नहीं होता है। तो जब श्रम विभाजन कार्य के विशेषीकरण पर आधारित नहीं होता है तो कैसे होगा, तो जो दोस्तों ये साधारण छोटा समाज है यहां पर श्रम विभाजन आयु एवं लिंग पर आधारित होता है। श्रम विभाजन यहां आयु एवं लिंग पर आधारित होता है। ठीक है, अब सोचिए समाज कैसा है, बिल्कुल साधारण है, स्वरूप में कैसा है, छोटा है, जनसंख्या कम होगी,
जनसंख्या कम होगी तो उपभोग कम होगा। परिवार जो है वह उत्पादन एवं उपभोग दोनों की इकाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि अधिशेष का उत्पादन नहीं होता है, यहां पर उत्पादन उतना होता है जितना हम उपभोग कर सके। सिंपल। अब दोस्तों यहां पर श्रम विभाजन भी साधारण होगा, क्योंकि यहां पर कार्य के विशेषीकरण के आधार पर श्रम विभाजन नहीं होता है। श्रम विभाजन यहां पर आयु और लिंग पर आधारित होता है। मतलब कि अगर एक परिवार है, उस परिवार में आयु में जो बड़ा है वह मान लीजिए कि 70 साल की अवस्था में है। अब उसके पास भले ही योग्यता कम हो, लेकिन उसका पकड़ जो है परिवार पे सबसे ज्यादा होगा, वह कुछ भी कर सकता है। और दूसरी चीज लिंग, यहां पर श्रम विभाजन लिंग पर आधारित है। यह तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि एक महिला एक पुरुष जो है वह एक कार्य को 100 घंटे में कर रहा है और वही उसी कार्य को एक महिला जो है 120 घंटे में कर रहा है। इसका कोई स्पष्ट प्रमाण तो है नहीं कि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण है। हो सकता है कि वह महिला 80 घंटे में कार्य कर ले, हो सकता है कि वह 70 घंटे में कार्य कर ले, वही कार्य पुरुष 100 घंटे में कर रहा है। लेकिन ये साधारण छोटे समाज में जो कार्य की विशेषीकरण है वह आयु एवं लिंग पर आधारित है। अर्थात कि एक 30 आयु में एक 30 साल का कोई है, उसके पास कितना भी योग्यता हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो शक्ति रखा हुआ है वह 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है। और दूसरी चीज, महिलाओं का यहां पर तौहीन होगा, चाहे उनके अंदर कितना भी योग्यता हो, उनको निर्णय निर्माण में भाग नहीं दिया जाएगा। जबकि एक पुरुष जो है वह भले ही उसके अंदर निर्णय करने की क्षमता कमजोर है, लेकिन उसकी प्रधानता ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या हुआ कि कार्य के विशेषीकरण पर चीजें आधारित तो बिल्कुल है नहीं। आज अगर वर्तमान में देखें तो यह चीजें क्या हो जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है। आज आयु और लिंग को महत्व नहीं दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाता है? श्रम विभाजन अर्थात कि कार्य की विशेषीकरण अर्थात की योग्यता के अनुसार जिन कार्यों के बंटवारों को प्रधानता दी जाती है। अन्यथा एक पुलिस जो है वह मान लो कि 55 साल की अवस्था में है और एक डीएम जो है वह 25 ईयर्स की अवस्था में है। तो इसका मतलब कि एक जो पुलिस कर्मी है उस अगर इसके अनुसार देखा जाए, अगर इनके अनुसार देखा जाए तो पुलिसकर्मी डीएम से ज्यादा पावरफुल है ना? क्योंकि यहां पर आयु को प्रधानता दी जा रही है, लेकिन आज के वर्तमान में नहीं दी जाएगी। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये साधारण छोटा समाज में परिवार जो है वह आत्मनिर्भर होता है। परिवार क्या होता है? आत्मनिर्भर होता है। वे अपनी आजीविका स्वयं सुनिश्चित कर सकते हैं बिना किसी अन्य परिवार पर आश्रितता हुए। बिना किसी अन्य परिवार पर आश्रितता के। ठीक है? बिना किसी परिवार के आश्रितता के। ठीक है? अभी हमने आपको बताया कि परिवार जो है वह उत्पादन एवं उपभोग दोनों की इकाई है। बताया अभी आपको, समझ में तो आया होगा कि परिवार जो है वह उत्पादन एवं उपभोग दोनों की इकाई है। ठीक है? तो परिवार आपका क्या होगा? आत्मनिर्भर होगा।
क्योंकि उनको स्वयं उत्पादन करना है और स्वयं उपभोग करना है। वे इसी कारण वे अपनी आजीविका स्वयं सुनिश्चित कर लिए हैं, कर सकते हैं, और बिना किसी अन्य परिवार पर आश्रितता के, किसी पर उनका आश्रितता नहीं होगी। आश्रितता देखो यहां पर अब समझा रहा हूं, थोड़ा नोट नहीं करना है। आश्रितता क्यों आती है? आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि आश्रितता क्यों आती है। तो दोस्तों आश्रितता तब आती है जब एक ये मान लो कि समाज है। अब इस समाज में मान लो कि एक यहां का ग्रुप जो है वो एग्रीकल्चर में है और दूसरा ग्रुप जो है वह एग्रीकल्चर में नहीं है, वह किसी अन्य आर्थिक क्रिया पर निर्भर है। मान लो कि यह निर्माण कार्य से संबंधित है, या विनिर्माण कार्य से, या सेवा क्षेत्र से, या किसी अन्य। अब इन लोगों को आजीविका के लिए किस पर निर्भर होंगे? तो ये सभी आजीविका के लिए यहां पर निर्भर होंगे, और इसको तब क्या करना होगा? इसको अधिशेष का उत्पादन करना होगा। अधिशेष का इसको क्या करना पड़ेगा? उत्पादन करना पड़ेगा, तभी तो इन लोगों की खाद्यान्न की पूर्ति हो सकती है, तभी तो ये लोग अन्य आर्थिक क्रियाओं में अपना बिना निश्चिंत हुए कार्य कर सकते हैं। तो यहां पर आश्रितता आ गई। लेकिन साधारण छोटा समाज में ऐसा कुछ नहीं है कि लगभग लगभग सभी लोगों का एक उद्देश्य है कि हम उपभोग कर ले, खा पी ले, तो इसी उद्देश्य से वह उत्पादन करते हैं और उपभोग कर लेते हैं। तो परिवार यहां पर आत्मनिर्भर होता है, वे अपनी आजीविका स्वयं सुनिश्चित कर सकते हैं बिना किसी अन्य परिवार पर क्या हुए? आश्रितता के। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब दोस्तों पराश्रितता अर्थात कि आश्रितता नहीं है, तो पराश्रितता के न होने के कारण अर्थात कि किसी दूसरे पर यह आश्रित नहीं है, तो पराश्रितता न होने के कारण, पराश्रितता न होने के कारण ऐसा समाज में उपस्थित एकता अलग अलग अंगों के बीच उपस्थित समानता के कारण होती है। ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब क्या है, वो किसी अन्य के ऊपर आश्रित नहीं है, उत्पादन एवं उपभोग दोनों कर रहे हैं, दोनों ही परिवार की एक इकाई है, तो किसी के ऊपर इनकी क्या है? आश्रितता है ही नहीं। परिवार आत्मनिर्भर है, आजीविका के लिए स्वयं वो निर्भर है, तो पराश्रितता नहीं है। तो ऐसे समाज में उपस्थित एकता अलग अलग अंगों के बीच उपस्थित समानता के कारण होती है। और अभी समझते हैं, ठीक है। देखिए अभी हमने आपको बताया ये एग्रीकल्चर से है ए व्यक्ति, ठीक है, बी अन्य आर्थिक क्रिया से, स्टार लगा दे रहे हैं, सी अन्य आर्थिक क्रिया से, डी अन्य आर्थिक क्रिया से, ई अन्य आर्थिक क्रिया से, एफ अन्य आर्थिक क्रिया से, ठीक है। अब ये खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है,
ठीक है, ये सब अन्य आर्थिक क्रिया से। तो यहां पर ये लोग, ये परिवार जो हैं, वह खाद्यान्न के लिए इनके ऊपर निर्भर है कि नहीं? निर्भर है। लेकिन यही अगर समाज कैसा है, सभी लोग अपना खाद्यान्न का उत्पादन स्वयं कर रहे हैं, सब कुछ अपना अपना अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर इसी बीच के होड़ में मान लो कि ये लोग आगे बढ़ गए, एग्रीकल्चर वाला सबके लिए उत्पादन कर रहा है, ये पीछे हो गया, तो अब यहां पर थोड़ा बहुत क्या होगा, असमानताएं देखने को मिलेंगी। लेकिन ये साधारण छोटा समाज में क्या हो रहा है कि एकता, अलग अलग जो अलग अलग अंग हैं, यहां पर अलग अलग जितने भी अंग हैं, उन अंगों के बीच कुछ, उन अंगों के बीच समानताएं उपस्थित है, इक्वलिटी मौजूद है। तो पराश्रितता है नहीं इस साधारण छोटे समाज में, और समाज में जो उपस्थित एकता है वह इसलिए मौजूद है क्योंकि अलग अलग अंगों के बीच क्या मौजूद है, समानता मौजूद है। इस कारण यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे, यहां अंगों के बीच उपस्थित समानता का अर्थ है कि सभी उपस्थित परिवार सभी उपस्थित आपके परिवार मान्यताओं, भावनाओं, व्यवसाय आदि के आधार पर एक दूसरे के समान होते हैं। वही बात मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यह समझा कि साधारण छोटा समाज कैसा है, जनसंख्या कम है, उपभोग कम, उत्पादन और उपभोग दोनों की इकाई कौन है, आपका परिवार है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। श्रम विभाजन साधारण था, कार्य के विशेषीकरण पर आधारित नहीं था। किस पर आधारित था, आयु और लिंग पर। आयु में जो बड़े हैं उनको ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा, छोटे को कम। लिंग, पुरुष ताकतवर होते हैं, पुरुष समाज की रक्षा करते हैं, महिलाओं को घूंघट में रहना है, घरेलू कार्यों तक सीमित रहना है, और वह बच्चे पैदा करने के लिए जन्म ली है, वह कुल को आगे बढ़ाने में योगदान दे। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा साधारण छोटा समाज बयां कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर श्रम विभाजन किस पर है, श्रम विभाजन यहां पर कार्य की विशेषीकरण पर आधारित नहीं है। किस पर है, आयु एवं लिंग पर आधारित है। अगर यहां पर अब देखिए, अगर मान लो कि साधारण छोटा समाज में पुलिस सिस्टम होता, तो एक पुलिस मान लो कि 60 वर्ष की उम्र में है, ठीक है, 55 साल की उम्र में है, और एक डीएम जो है वो 25 साल की उम्र में है, तो पुलिस को ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, डीएम को नहीं, क्योंकि उम्र में वह
कम है। अब मान लो कि एक पुलिस जो है वह कौन है, पुरुष है, वह 40 साल की उम्र में है, और एक महिला डीएम है वह 40 साल की उम्र में है, तो पुरुष को ज्यादा सम्मान। क्यों? क्योंकि साधारण छोटा समाज में कार्य की विशेषीकरण जो था उस पर आधारित नहीं था श्रम विभाजन। ओके, आयु एवं लिंग पर आधारित था। हमने फिर आपको बताया कि परिवार आत्मनिर्भर होता है क्योंकि उत्पादन एवं उपभोग दोनों वो अपने आजीविका के जो चीजें हैं वह स्वयं सुनिश्चित कर लेते थे, तो कोई आश्रितता नहीं थी। और जब पराश्रितता नहीं थी तो पराश्रितता न होने के कारण ऐसे समाज में जो उपस्थित एकता थी, एकता यूनिटी, वह अलग अलग अंगों के बीच उपस्थित किसके कारण थी? समानता के कारण थी। कि अलग अलग अंगों के बीच में क्या थी? समानता थी। और मैंने फिर आपको बताया कि यहां अंगों के बीच उपस्थित समानता का अर्थ क्या है। जो यह दिखा रहा है कि अलग अलग अंगों के बीच में समानता मौजूद है, तो क्या है कि सभी उपस्थित जो परिवार व मान्यताओं, भावनाओं, व्यवसाय आदि के आधार पर एक दूसरे के समान होते हैं। जो मैंने अभी बताया कि अब यहां पर सभी लोग क्या है, मान लो यहां पर सभी लोग एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो क्या हुआ? सभी लोग एग्रीकल्चर से संबंधित है, कृषि कर रहे हैं, उत्पादन स्वयं कर रहे हैं, स्वयं उपभोग कर रहे हैं, है ना? स्वयं परिवार मतलब उत्पादन एवं उपभोग की दोनों की इकाई हो गई है। तो जाहिर सी बात है। और यहां पर जो मान्यताएं मौजूद है, सभी लोग उन मान्यताओं के आधार पर एक है, और भावनाओं इमोशन के आधार पर एक है। व्यवसाय में हमने बताया ये जो एकता है वो डिवाइड कैसे होगी? जब क्या होगा, लोग मतलब कोई कृषि से जुड़ा है, कोई अन्य आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा है, तो उसमें आश्रितता आ जाती है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया? तो भावनाओं, व्यवसाय आदि के आधार पर एक दूसरे के क्या होते हैं? समान होते हैं। यहां पर सभी को समझ में आया? अब ये जो एकता आपने देखा, ऐसी एकता को दुर्खिम ने क्या कहा पता है? क्या कहा? ऐसी एकता को दुर्खिम साहब ने क्या शब्द दिया? यांत्रिक एकता। ऐसी एकता को जो आपने ये देखा ना कि ऐसे समाज में उपस्थित एकता अलग अलग अंगों के बीच उपस्थित किसके कारण? समानता के कारण होती है। तो दुर्खिम साहब ने ऐसी एकता को यांत्रिक एकता की संज्ञा दी, और दुर्खिम के अनुसार यह कमजोर होता है। जो उनके अनुसार क्या होता है? कमजोर होता है। यहां तक किसी को समझ में आया कि नहीं? सभी लोग कमेंट कर दीजिए। तो कैसा होता है? कमजोर होता है। देखिए, आप लोग क्लासेस देख रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से चीजें समझा रहा हूं कि नहीं? कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को? कमेंट करिए। अगर कोई दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो, तो वह बिल्कुल आप बयां कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों का भी एक एक आपका दायित्व है। आज मैं टीचर्स डे पर आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग जितना शेयर करोगे, जितना चैनल को सब्सक्राइब कराओगे, तो आप ही की संस्था डेवलप होगी। ये हमारी अकेली संस्था नहीं रह गई है। देखिए, ये एक फैमिली है, ये एक परिवार है, और इस परिवार में जो जुड़ते हैं तो वो सदस्य बनते हैं ना। जैसे आप ही लोग देखिए, आप लोग समाज शास्त्र पढ़ रहे हो, तो परिवार में कोई एक नन्हा सा मेहमान आता है, तो लोग उसका कितना अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं, वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। अभी मैं एक हमारे मित्र हैं, उनके घर बिटिया रानी ने जन्म लिया, और इतना ज़्यादा खुशी मैंने तो आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा कि बेटे के जन्म में इतना हर्ष उल्लास होता है जितना उस बेटी के जन्म में। पता है, पूरे फूल के पूरे सड़क में बिछा दिया गया, पूरा गोद में जब लेकर उसको एंट्री कर रहे थे, कितना मतलब अच्छा लग रहा था कि देखिए, आज हमारे समाज में लोगों का जो सोच है, विचार है, वो परिवर्तित हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि बेटियां कितना मूल्यवान है। वो देखिए, यही देखिए, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, हमने आपको बताया हूं कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम मस्तिष्क से शिक्षित हों। पढ़ाई का मतलब है कि हम हृदय से भी शिक्षित हों, है ना?
तो जब हृदय और मस्तिष्क दोनों से शिक्षित हो जाएंगे, तो हम हर एक के प्रति जो भी हम अपना विचार देंगे, जो भी हम अपने भाषाएं निकालेंगे, वह किसी आयु, लिंग, धर्म, जाति, इन सब के आधार पर आप किसी को भी आप हतोत्साहित नहीं करेंगे, है ना, किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, है ना। तो आपका ऐसी ही भाषा होनी चाहिए, कार्य पद्धति होनी चाहिए, कार्य प्रक्रियाएं होनी चाहिए कि हम किसी को कष्ट न दे पाए। और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आप लोग ऐसा कार्य करो कि मरने के बाद आपको आपकी धन से न जाने, आपके मन से जाने, कि आप आपके विचार से लोग जाने, आपके कार्य पद्धति से लोग जाने, है ना। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति मृत्यु जैसे मर जाता है, तो उस व्यक्ति के जितने भी कपड़े होंगे, जितने उसके फालतू की चीजें होंगी, और उसके स्वयं की शरीर भी उसके साथ विदा कर देते हैं। लेकिन वो अगर मान लीजिए कि कोई बहुत वजन सोना पहना हो, कोई बहुत वजन चीजें, पैसे अलमारी में रखे हैं, उसी के सामान है, उसको व्यक्ति नहीं फेंकेगा, लेकिन उसको तुरंत फेंक देगा। तो अपने आप को पहचानो। आप सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये ना सोचो कि हमारी प्रतिस्पर्धा किसी और से है, आपकी प्रतिस्पर्धा स्वयं आपसे है ना। जितना जल्दी हो सके कार्य करो, जीवन कम है, हमारे पास जीवन नहीं बचा है, आधी जिंदगी आप लोग जी लिए हैं, आधी जिंदगी बची है। अब आप उसमें, आपको उसी में शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, आपको नौकरी भी लेनी है, बहुत कुछ आपको करना बाकी है। तो इस कारण जल्दी से जल्दी करो। और दूसरी चीज, आपको स्वयं को भी साबित करना है, तो जितना जल्दी हो सके करके दिखाओ, है ना। तो अब ये चीजें आप लोगों ने जान लिया कि जो यहाँ पर एक मौजूद है एकता, वह दुर्किम के अनुसार, दुर्किम ने उसको कौन सी एकता की संज्ञा दी? यांत्रिक एकता की संज्ञा दी। और जो उनके अनुसार क्या है, वह कमजोर होता है। यहां तक किसी को कोई समस्या हो जल्दी से कमेंट करें, किसी को भी, ठीक है, किसी को भी कोई समस्या हो। अब हम इसको नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब इस अभी साधारण छोटा समाज को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। यहां तक कोई आपको समस्याएं हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके आगे की कहानी हम लोग सेकंड पार्ट में जानते हैं, है ना। तो यांत्रिक एकता की संज्ञा दी, ये भूलना मत, कौन सी संज्ञा दी? यांत्रिक एकता। अब हम नेक्स्ट में जानते हैं, ठीक है। और खूब अच्छे से मेहनत करो। टीचर्स डे में आप लोगों को यही कहूंगा, खूब जितना हो सके मेहनत करो, लड़ो, आगे बढ़ो। एकदम आप लोगों से व्यवहारिक वार्तालाप करते हैं। बहुत लोगों ने बहुत कमेंट करते हैं कि सर मुझे ऐसी परेशानी, वैसी परेशानी है। हम बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि उन परेशानियों से मैं भी उलझा हूँ। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास पढ़ाई करना बहुत चाहता हूँ, पैसे नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। जब हम लोग कोचिंग करते थे, तो क्या होता था कि फीस कम, मतलब कि पहले तो फर्स्ट एडमिशन लेने के लिए टीचर जो है 2-3 हज़ार 5 हज़ार रुपये जमा करा लेता है। जैसे हम लोग तो 30-30 40-40 हज़ार रुपये जमा किए। अब क्या हुआ कि एक महीने आपने पढ़ा कि नेक्स्ट पेमेंट, नहीं तो क्लासेस से रोक देना, ये वो सर प्लीज। तो आप लोग चिंता ना करो, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा, मुझसे जो एडमिशन लिए है, क्या आपको लगा है कि मैं कभी कहा हूँ? ठीक है, एक एडमिशन आपने लिया, फिर आपके पास जैसे आते जाए आप ईमानदारी से पेमेंट करते जाओ। ठीक है, आप लोग सभी लोगों ने पेमेंट कर दिया है, लेकिन मैं कभी आप लोगों से ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मुझसे जुड़े हैं वो मुझे जानते हैं, वो कभी हमारे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और ये जानते रहो कि हम आपके तकलीफों में साथ हैं, आप आगे बढ़ो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।